जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स में। हम आज से अध्याय 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो अध्याय 3 के अंतर्गत हम सबसे पहले अध्याय 3 में महत्वपूर्ण नियम, समीकरण एवं शर्तों के बारे में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपको अध्याय 3 बहुत ही सरल और आप आसान तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, समीकरण के युग्म क्या होते हैं, आलेख को हम किस तरीके से बनाते हैं और इनको याद रखने का आसान तरीका क्या हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम जानने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? तो याद रखना, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और प्रत्येक चर की घात एक हो। जैसे मैंने यहां पर लिखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो क्या यह दिया गया समीकरण हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा? तो आइए याद करते हैं। सबसे पहले हमें दो चर चाहिए, तो यहाँ पर चर क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? x और y। तो चर क्या हो गए? x और y। अब ये देखना है क्या चर की घात रैखिक है? रैखिक का मतलब होता है एक की घात। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x है और x के ऊपर कोई घात नहीं है तो एक की घात होगी। y है, y के ऊपर कितने की घात दिखाई दे रही? तो एक की घात होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो चर है और दोनों चरों की घात हमारी एक है। अब इसके बाद आपको एक बात और याद रखना है कि a और b के मान बराबर नहीं होने चाहिए 0 के। a और b के मान बराबर 0 के क्यों नहीं होना चाहिए? यदि a का मान मान लो कि 0 है और 0 में हम x से गुणा करेंगे, इसी तरीके से यदि b का मान हमारा 0 है, 0 में हम y से गुणा करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका मान क्या निकलेगा? 0, और इसका भी मान क्या निकलेगा? 0। तो a और b के मान 0 होने पर दिए गए चर भी हमारे शून्य बन जाते हैं, और जब समीकरण में चर ही नहीं होंगे तो वह हमारा समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a और b के मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, और चर की घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, और समीकरण में दो चर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें दो चर प्राप्त हो रहे और दोनों चरों की घात 1 प्राप्त हो रही, और a और b के मान हमने 0 के बराबर नहीं लिया है। तब हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसे हम कैसे लिखते हैं? तो आइए मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। आपको भी परीक्षा में इसी तरीके से इसको लिखना है और अपने नोट्स को भी बनाना है, इसलिए आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। मैंने क्या लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण में? कि जिस समीकरण में दो चर हो और प्रत्येक चर की घात अधिकतम 1 हो, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका सामान्य रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। इसे तो सभी प्रिय साथियों को इसका जो सामान्य रूप है इसे याद रखना है, क्योंकि इसकी सहायता से ही हम आगे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा? जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, किंतु a और b बराबर नहीं है 0 के, और x और y दो चर हैं जिसकी घात क्या है? 1 है। अब हम देखने वाले हैं समीकरण के हल। तो समीकरण युग्म के हल से क्या तात्पर्य है? तो याद रखना, युग्म मीन्स होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। तो याद रखना, यदि हमारे समीकरण जोड़े में है, युग्म में है, तब हमें समीकरण के 3 प्रकार के हल प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमारा सामान्य रूप क्या होता है सर? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यह समीकरण का एक सामान्य रूप होता है, जिसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यदि समीकरण के मैं दो युग्म बनाना चाहता हूं, तो इस सामान्य समीकरण के दो युग्म बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। इसी तरीके से हम इस सामान्य समीकरण में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लेंगे।
तो यह समीकरण का दूसरा रूप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सामान्य समीकरण की सहायता से पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लिया, और इसी सामान्य समीकरण की सहायता से हमने दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिया। अब याद रखना कि इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में हमें प्रत्येक क्वेश्चन में दो समीकरण दिए होंगे और दोनों समीकरण की सहायता से हमें निकाय के हल बताना होगा। और निकाय के हल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है? निकाय का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। सर दूसरा क्या होता है? तो दूसरा याद रखना, निकाय का अनंतः अनेक हल। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है निकाय का कोई हल नहीं। निकाय का कोई हल नहीं। तो इस प्रकार से हमें तीन हल प्राप्त होते हैं। सर निकाय का अद्वितीय हल कब होगा? निकाय का अनंतः अनेक हल कब होगा? निकाय का कोई हल कब होगा? तो आइए इसे भी मैंने लिखने की कोशिश की है। आपको इसी तरीके से लिखना है और आपको जानना है। तो पहले नंबर पर मैंने क्या लिखा है? निकाय का अद्वितीय हल। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि अब यदि दिए गए रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक रेखिक समीकरण के युग्म हो, तब हमें तीन हल मिलते हैं। जैसे पहला क्या लिखा है? निकाय का अद्वितीय हल। इसको हम बोलेंगे एक हल। निकाय का अद्वितीय हल या एक हल कब मिलता है? तो इसके लिए आपको शर्त याद रखना है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। यदि समीकरण को हल करने पर हमें a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि निकाय का अद्वितीय हल होगा, अर्थात एक हल होगा। और इसमें रेखाओं की बात करें तो रेखाएं क्या होती हैं? तो रेखाएं प्रतिच्छेद या एक दूसरे को काटती है। किस तरीके से काटती है? तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक रेखा हमने ली AB और दूसरी रेखा हमने ली CD। तो यहाँ पर AB रेखा और CD रेखा पॉइंट O पर काटती है। तो पॉइंट A पर रेखा एक बार काटने से इसे हम अद्वितीय हल कहेंगे और हमें निकाय का एक हल प्राप्त होगा जिसमें हमें x और y के मान प्राप्त होंगे। अब बात करें कि इसमें रेखिक समीकरण के युग्म। रेखिक समीकरण के युग्म कैसे होते हैं? तो याद रखना है इसमें समीकरण के युग्म संगत होते हैं। संगत क्यों होते हैं? तो याद रखना यहाँ पर हमारी रेखाएं आपस में किसी ना किसी बिंदु को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाओं के मिलने से हमारा संगत हल होगा, अर्थात रेखाएं मिलेंगी, मिलने से साथ रहेंगी, साथ रहने के लिए हम बोलेंगे कि निकाय का संगत हल होगा। तो अब हम निकाय के दूसरे हल मीन्स निकाय का अनंत अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? तो इसकी शर्त क्या होती है? तो याद रखना a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। यदि सवाल को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर a1 बटे a2 बराबर मिलता है b1 बटे b2 के, बराबर मिलता है c1 बटे c2 के, तब हम कह सकते हैं कि निकाय का अनंत अनेक हल होगा। और इसमें अगर हम रेखाओं की बात करें तो रेखाएं कैसी होती है? तो रेखाएं संपाती होती है या एक दूसरे के ऊपर। संपाती का अर्थ होता है कि रेखा एक दूसरे के ऊपर चलती है और प्रत्येक बिंदु को एक दूसरे से मिल जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि A और B एक रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा C और D जाती हुई दिखाई दे रही है, तब निकाय का अनंत अनेक हल होगा। अनंत अनेक हल क्यों होगा? क्योंकि रेखा
हमारी बिंदु से मिलकर बनती है और एक बिंदु पर अनंत बिंदु होने से जब दूसरी रेखा इसी के ऊपर से जाएगी या इसी के ऊपर से जाती है तब दूसरी रेखा के अनंत बिंदु पहली रेखा के अनंत बिंदु से मिलेंगे, तो इसलिए निकाय के हमें अनंत अनेक हल प्राप्त होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर एक हल क्यों हो रहा है या अद्वितीय हल क्यों हो रहा है, तो याद रखना रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और अनंत बिंदु होने के कारण यह जो रेखा है केवल एक पॉइंट पर एक बिंदु पर मिल रही है, इसलिए निकाय का इसमें एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। लेकिन यहाँ पर हमारी रेखाएं अनंत बिंदुओं पर मिल रही हैं, इसलिए हमारा निकाय का अनंत अनेक हल होता है। अब आइए हम तीसरे हल की बात करते हैं जिसका नाम है निकाय का कोई हल नहीं। तो निकाय का कोई हल नहीं कब होता है, तो इसके लिए आपको शर्त याद रखनी है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो याद रखना जब हम सवाल को हल करते हैं यदि आपको यह कंडीशन मिलती है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा। और इसमें अगर हम रेखाओं की बात करें तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AB एक रेखा है और इसी से समान दूरी पर हमारी एक दूसरी रेखा CD है। जो हमें दिखाई दे रहा है कि रेखा AB और रेखा CD किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं, अर्थात जब रेखाएं नहीं मिलेंगी तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, निकाय का कोई हल नहीं। अब याद रखना इसमें समीकरण के युग्म कैसे होते हैं, तो रेखिक समीकरण के युग्म कैसे होंगे, असंगत। जब रेखाएं मिलेंगे ही नहीं, जब साथ में नहीं रहेंगी तो वो कैसा हल हो जाएगा, असंगत। और रेखाओं के निकाय के अनंत अनेक हल में कैसा हल होता है, तो संगत हल होता है, और अद्वितीय हल में कैसा हल होता है, तो संगत हल होता है। अब आइए इसे याद रखने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने आपको याद रखने के लिए शॉर्ट तरीका भी बताया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, याद रखने का शॉर्ट तरीका, तो मैंने लिखा है शर्त हल रेखा युग्म। यहाँ पर देखिए शर्त में क्या लिखा है कि शर्त a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, तो हल क्या होगा, एक हल होगा और या अद्वितीय हल होगा। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद होंगी, युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। इसी तरीके से मैंने क्या लिखा है कि जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के बराबर होगा c1 बटे c2 के, तो हल कैसा होगा, अनंत अनेक हल होगा। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। अब यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तब हल कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। तो आशा करते हैं कि आप इन तीनों कंडीशन को समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो अब आपको इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट जरूर लेना है। तो आप पहला स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने पहला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप तीसरा स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आप चौथा स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको इसी तरीके से अपने नोट को सजाना है और लिखना है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक विशेष नोट। विशेष नोट क्या कहता है कि जब निकाय का अद्वितीय हल हो या एक हल हो, निकाय का अद्वितीय हल हो और अद्वितीय हल को ही क्या बोलते हैं, एक हल, तभी हमें x और y के मानों की गणना करना है। तो कैसे गणना करना है, तो x के लिए आपको यह फार्मूला यूज करना होगा, y के लिए आपको यह फार्मूला यूज करना होगा। सर यह फार्मूला कैसे याद रखा जाए, तो आइए इसके लिए भी मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया है। x और y के हमें मान निकालना है।
तो आपको इस तरीके से लिख लेना है, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो x और y के सूत्र हम किस तरीके से याद रखेंगे, तो आपको एक ऐसा सर्किल बना लेना है और इस सर्किल में आपको तीन एलिमेंट, तीन सदस्य इस तरीके से लेना है। यहां पर मैंने ए लिया, यहां पर मैंने बी लिया और यहां पर हमने सी लिया। अब आपको ये देखना है कि ए और सी के बीच कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी से ही हमें इस वृत्त में, इस सर्कल में घूमना है। तो अब यहां पर देखिए, मैं बी से आगे बढ़ूंगा, बी से ऊपर की ओर जाऊंगा तो क्या मिलेगा, सी। बी से ऊपर की ओर जाऊंगा तो क्या मिलेगा, सी। तो हमें क्या मिला, बी सी माइनस बी सी। क्या प्राप्त हुआ, बी सी। तो बी सी माइनस बी सी लिख देना है। अब यदि हम बी से नीचे की ओर चलते हैं, तो बी के नीचे की ओर चलेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी। तो नीचे चले तो आपको नीचे लिख देना है कि ए बी माइनस ए बी। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि बी की दोस्ती सी से हो जाती है और बी की दोस्ती ए से हो जाती है। अब इस सर्किल में किसकी दोस्ती किससे नहीं हुई है, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सर सी की दोस्ती ए से नहीं हुई है या ए की दोस्ती सी से नहीं हुई है। तो अब यहां पर क्या लिख देना है कि सी ए माइनस सी ए, और नीचे वाला आपको ज्यों का त्यों रखना है कि ए बी माइनस ए बी। अब गिनती सभी को आती होगी तो आपको क्या लिख देना है कि 12, 21, 12, 21, 12, 21, 12, 21। तो इस तरीके से हमें x के लिए एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा और इसी तरीके से हमें y के लिए भी फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको इस फार्मूले को याद रखना है, अदरवाइज आप इस फार्मूले को याद नहीं रख पाएंगे। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने यहां पर लिखा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप चीजों को आसान तरीके से जान सकें, समझ सकें और देख सकें। अब हम बात करते हैं आलेख को लेकर। तो आलेख क्या होता है, तो आलेख के लिए आपको याद रखना है कि आलेख या ग्राफ समीकरण के हलों को चित्र के रूप में दिखाना हो तो उसे उसका आलेख कहलाता है। क्या बताया मैंने कि समीकरण के हलों को चित्र के रूप में दिखाना हो तो उसे उसका आलेख कहलाता है। तो आलेख में हमें निम्न बातों को ध्यान रखना होगा। ये निम्न बातों को हमें कैसे याद रखना है, तो आइए इसे भी मैं आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक रेखा खींचता हूं, तो यह जो मैंने रेखा खींची है इसका नाम होता है क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा नाम होता है, क्षैतिज रेखा। आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। मैं आलेख से संबंधित आपको पूरा बेसिक बताने वाला हूं। अब मैं एक रेखा ऊपर की ओर खींचता हूं, तो इस तरीके से मैंने एक दूसरी रेखा खींची जिसका नाम होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या नाम होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रेखा हमारी पृथ्वी के समांतर जाती है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और जो रेखा पृथ्वी के लंबवत ऊपर की ओर जाती है उसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा एवं ऊर्ध्वाधर रेखा जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर काटती है तो उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजेंटल पॉइंट कहते हैं, और इसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अब याद रखना, इस तरीके से जब क्षैतिज रेखा एवं ऊर्ध्वाधर रेखा ने एक दूसरे को पॉइंट O पर काटा तो हमें 4 प्रकार के घर मिलते हैं जिनको हम चतुर्थांश कहते हैं। जैसे यहां पर हमें प्रथम चतुर्थांश मिला, चतुर्थांश। यहां पर हमें सेकंड चतुर्थांश मिला
और यहाँ पर हमें थर्ड चतुर्थांश मिला और यहाँ पर हमें फोर्थ चतुर्थांश मिला। सर इन चतुर्थांश की क्या खास बात होती है? तो याद रखना है, क्षैतिज रेखा का दूसरा नाम एक्स अक्ष होता है। क्या होता है? एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को ही हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो यह हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, यह हमारा वाई अक्ष हो जाएगा, यह हमारा एक्स डैश अक्ष हो जाएगा और यह हमारा वाई डैश अक्ष हो जाएगा। याद रखना, एक्स अक्ष पर हमें कैसे मान मिलते हैं? तो एक्स अक्ष पर हमें धनात्मक मान मिलते हैं। वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष पर हमें धनात्मक मान प्राप्त होते हैं, किंतु एक्स डैश और वाई डैश पर हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं। कैसे मान प्राप्त होते हैं? ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को ही हम वाई अक्ष भी कह सकते हैं, या वाई अक्ष को ही हम क्या नाम देते हैं? कोटि कहते हैं। जो वाई का जो मान होता है उसे क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हमें एक्स अक्ष और एक्स अक्ष पर जो प्राप्त होने वाले मान है वो सभी धन के होंगे, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। और एक्स डैश पर हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं। कैसे? ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3। अब वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष पर हमें धनात्मक मान प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया। वाई डैश अक्ष पर डैश लगा है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होंगे, तो मैंने ऋण की मान यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह हमारा प्रथम चतुर्थांश है। तो पहला मान हमारा x का होता है और दूसरा मान हमारा y का होता है। तो यदि मैं प्रथम चतुर्थांश के चिन्हों की बात करूं तो प्रथम चतुर्थांश में हमें कौन कौन से चिन्ह मिलते हैं? यहाँ पर देखिए, हमारा प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश पर x के मान कैसे होते हैं? धनात्मक। तो x भी हमारा धनात्मक हो गया। अब यहाँ देखिए y, तो y भी कैसा होता है? धनात्मक। तो यहाँ पर हमारा y भी क्या हो जाएगा? धन का हो जाएगा। अब यदि मैं सेकंड चतुर्थांश की बात करूं तो यहाँ पर पहले हमें x का मान लिखना है, बाद में हमें y का मान लिखना है। तो इस चतुर्थांश में आप देखेंगे x कैसा होता है? ऋणात्मक, क्योंकि डैश लगा है। तो x का मान हमें ऋण का मिलेगा और y का मान आप देख सकते हैं इस वाले चतुर्थांश में क्या है? धन। तो क्या मिलेगा? धन प्राप्त होगा। अब हम थर्ड चतुर्थांश की बात करें तो पहले हमें x का मान लिखना है। तो x यहाँ पर देखिए क्या है? x का मान यहाँ ऋण है। अब हम y का मान देखेंगे तो यह y डैश है, तो y डैश पर भी हमें ऋण का मान प्राप्त होगा। तो थर्ड चतुर्थांश में हमें ऋण ऋण प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ चतुर्थांश की। तो फोर्थ चतुर्थांश में सबसे पहले हम x का मान लिखेंगे, तो x का मान यहाँ पर धन दिखाई दे रहा है, किंतु y के मान की बात करें तो y का मान हमें ऋण दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि चार चतुर्थांश होते हैं और चारों चतुर्थांश की अपनी अपनी विशेषता होती है। अब एक बात यहाँ पर याद रखना, मैंने आपसे पूछा कि बिंदु 2 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो आपको यहाँ पर देखते ही पता चलना चाहिए कि दोनों ही संख्याएं या दोनों ही मान हमारे धन के हैं, जिसमें पहला मान x का होता है और दूसरा मान हमारा y का होता है। तो x को हम भुज कहते हैं और y को हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों धन के हैं और धन धन कहाँ मिलता है? प्रथम चतुर्थांश में। तो 2 और 3 कहाँ होगा? प्रथम चतुर्थांश में। अगर मैं बात करूं कि सर ऋण के 2 और ऋण के 3 किस चतुर्थांश में होंगे, तो यहाँ पर आपको देखना है कि दोनों मान काय के हैं? ऋण के, और दोनों मान ऋण के कहाँ प्राप्त होते हैं? सर तृतीय चतुर्थांश में। तो ऋण के 2 ऋण के 3 किस चतुर्थांश में होंगे? तीसरे चतुर्थांश में होंगे। तो इनको देखने के लिए आपको चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। यदि आप इस तरीके से चीजों को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको यह प्रश्नावली बहुत ज्यादा सरल लगने वाली है और आपको सवालों को हल करने में मजा आने वाला है।
तो आइए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स बना लेंगे। तो पहला स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे आप दूसरा स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। इसी तरीके से आपको नोट्स को बना लेना है, लिख लेना है और चीजों को याद कर लेना है। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 के सभी सवालों को लेकर। यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथ में आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।